वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और इस वक्त हम फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे। जो मनाजिर आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो हमारे और आपके सामने हैं, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा। अगर हम सलामती काउंसिल की भी बात करें तो हमारे पास कोई ऐसी ठोस खबर अब तक नहीं आ रही है, या अगर आई है या अंदर खाने कोई डिस्कशन चल रही है जिसके कोई बेहतर असरात मरतब हो सकते हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि वो ख़ित्ता जिस तरीके से इस वक्त मुतासिर है, ऐसे लगता है कि अगर उसको इस वक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हम एक बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल इशूज़ के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद अली साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो डिस्कशन के हवाले से कह लीजिए, चाहे वो सपोर्ट के हवाले से कह लीजिए, इज़राइल के लिए जो सपोर्ट है दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड विदाउट एनी डाउट। जबकि फ़लस्तीन के लिए जो सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट है भी अगर, तो वो उस तरीके से उतने कॉन्फिडेंस के साथ आया नहीं हो रही है। आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? क्या इस वक्त तक की डिस्कशंस हो चुकी हैं? क्या इस वक्त तक के मामलात हैं? इसके बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया। देखिए अभी जो सूरत हाल है उसको 3 एस्पेक्ट्स उसके देख लेते हैं। एक जी। तो ये कि गज़ा में इंसानी सूरत हाल क्या है? दूसरी के जो जंगी सूरत हाल है वो क्या है? और हुँ। तीसरी के सफ़ारती सतह पे क्या हो रहा है जी। और क्या हो सकता है? तो देखिए जो पहली बात है, सबसे जो तशवीशनाक और सबसे अहम मामला है यकीनन वो वहाँ पे इंसानी सूरत हाल है, जो कि इंतहाई ख़राब है और ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। गुज़िश्ता रात तकरीबन जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, उसमें 674 मज़ीद शहादतें लास्ट नाइट हुई हैं, हुँ। ठीक है? और तकरीबन 3400-3500 के करीब की फ़िगर आ रही है शहादतों की टोटल। और इसराइल की जानिब से भी कुछ 14-1500 हलाकतों की खबर है। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब जब आप और उसके साथ ही साथ जो है आप ये भी जानती हैं कि गज़ा की पट्टी में पानी, बिजली, जी। अद्वियात, खुराक का हुँ। तमाम जो मामला है वो बंद है। अलबत्ता जो एक खबर ये आई है, जो बयान दिया है सदर बाइडेन ने हुँ। कि उन्होंने इजिप्शियन सदर सीसी से ये बात की है कि वो 20 ट्रक्स को अलाउ करें डब्ल्यूएचओ के अंडर कि वो आके कुछ अद्वियात, पानी और राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन ठीक अभी है। तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानती हैं कि जो कल रात को अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ हुँ। था, हुँ। जिसमें ब्राज़ील ने ये करारदाद पेश की थी कि एक छोटी थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया जाए जंग को, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जा सके, तो उसको अमेरिका ने वीटो किया था। तो हुँ। अभी ये देखना ज़रूरी है कि एक जानिब अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद कि जंग को बंद ना किया जाए, बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोका जाए, ताकि लोगों को खुराक, अद्वियात और पानी दिया जा सके, तो उसको भी वो वीटो कर देता है। लेकिन खुद सदर बाइडेन जो हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कायल हुँ। कर लिया है इजिप्शियन सदर को कि जनाब 20 ट्रक आप भेज दें। तो ये सही। अभी देखने की ज़रूरत है कि वाक़ई इस पे अमल दरामद होता है या नहीं, और जी। इसराइल भी इस पे आमादा होता है कि वो जंग-बंदी करे और बमबारी का सिलसिला रोके या नहीं। क्योंकि जो हुँ। गज़ा की पट्टी का जो रास्ता है जो कि इजिप्ट से उसको मुंसलिक करता है, वहाँ पे भी इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है। तो जब तक इसराइल की बमबारी नहीं होती रुकती, उस वक़्त तक प्रैक्टिकली जो है वहाँ से किसी किस्म की एड आना मुमकिन नहीं होगा। ये तो इंसानी सही। सूरत-ए-हाल है। अब हुँ। क्विकली मैं बता देता हूँ, हवाई सूरत-ए-हाल ये है कि रॉकेट्स का जो सिलसिला है वो हमास की जानिब से जारी है। लेकिन आपको 2 नए महाज़ भी खुलते हुए नज़र आते हैं। एक तो ये है कि गज़ा की पट्टी के अलावा जो वेस्ट बैंक है हुँ। वहाँ पे भी जो है टारगेट किलिंग कर रही है इसराइली अफ़वाज, और 4-5 हलाकतें फ़लस्तीनियों की गज़ा की पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक में भी हुई हैं। ठीक अच्छा, है। तीसरा मामला ये है कि जो हिज़्बुल्लाह के साथ शुमाल की जो सरहद है इसराइल की हुँ। लबनान के साथ, वहाँ पे भी झड़पों की इत्तलात है, और इसराइल ने भी क्लेम किया है कि जो मिसाइल हमले हिज़्बुल्लाह की जानिब से हो रहे हैं, उनके जवाब में उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की है और कुछ टारगेट्स को हिज़्बुल्लाह के निशाना बनाया है। तो हुँ। बॉटम लाइन दिफाई एतबार से ये है कि जंग का जो मतलब यूँ समझिए कि स्पेक्टर है उसका जो इलाका है और उसकी सरगर्मियाँ आपको फैलती हुई नज़र आ रही हैं। गज़ा के अलावा तशद्दुद का सिलसिला वेस्ट बैंक में भी शुरू हो गया वेस्ट है, बैंक में। और ठीक है। झड़पों में
आ रही तो है फिर ये मोहम्मद अली साहब, अगर ये इसी तरह फैलता रहा तो ये तो फिर एक बाकायदा जंग की सूरत हाल हो जाएगी, जिसमें बाकी लोगों को भी चाहते हुए या ना चाहते हुए इन्वॉल्व होना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। ये बहुत अहम आपने बात की। अब इसी को मैं लिंक करता हूं जो सिफारती और सियासी सतह पे दुनिया में क्या हो रहा है। कल देखे 3 बड़े फोरम्स दुनिया में मुनक्किद हुए जहां पे ये बात उठाई गई। अगरचे डायरेक्टली उसका ताल्लुक इससे नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ा फोरम इस वक्त दुनिया में है वो अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फोरम था, जिसका तीसरा कल इजलास हुआ, जहां पे वजीर आजम की मुलाकात भी साइडलाइन पे रूसी सदर पुतिन से भी हुई और चीन और रूस के सदर भी आपस में मिले। तो उन्होंने भी इस हवाले से एक मुख्तलिफ सोच और पोजीशन ली है मगरबी ताकतों से, जो कि खुल्लम खुल्ला इसराइली जाहिलियत की न सिर्फ हिमायत कर रही हैं बल्कि उनको वो हथियार दे रही हैं जो कि सिविलियन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक तो वो फोरम है। दूसरा ओआईसी का जो इजलास हुआ है उसमें भी बहुत सख्त अंदाज में उसमें मजम्मत की गई है इसराइल की। और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का है कि उसमें भी बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं खुद उन्होंने भी बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। लेकिन अब मैं आता हूं उस बात पे जो कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट की थी कि भाई मजम्मत तो हर जगह से हो रही है, लेकिन ये मजम्मत इसराइल की जारियत को रोकने में तो कामयाब नजर नहीं आ रही। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी 2-3 चीजें और भी हो रही हैं। एक रिपब्लिकन कांग्रेस वुमेन है कॉरी बुश, उन्होंने वो तकरीबन 15 कांग्रेसमैन जो अमेरिकी कांग्रेस के अरकान हैं उनकी मदद से एक करारदाद अमेरिकी कांग्रेस में जंगबंदी के हवाले से लाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अमेरिकी हुकूमत पे दबाव डाला जाए कि वो जंगबंदी पे आमादा हो। क्योंकि अमेरिकी सदर जो गए इसराइल में, उन्होंने एक दफा भी जंगबंदी की बात ही नहीं की, उन्होंने जंगबंदी का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये तक नहीं कहा कि जनाब आप जो वायलेंस कर रहे हैं जो उसमें आप सिविलियन और मिलिट्री टारगेट में फर्क करें। तो वैसे मोहम्मद अली साहब ही क्यों है ये इतना ज्यादा अमेरिका का स्टेक है इजराइल के साथ कि वो कुछ कहने से भी कासिर है, वरना अमेरिका तो सुपर पावर है, वो तो ठा करके अपनी बात कह देता है। देखिए, इसकी 3 वजूहत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह है ना वो ये है कि अमेरिका के अंदर ये एक सियासी हकीकत है कि जो ज्यूइश लॉबी है उसका सियासत में, पावर में, पॉलिटिक्स में और मईशत पे बहुत ज्यादा असर है। और अब जो आइंदा आने वाले अमेरिकी इलेक्शंस हैं, अगर मैं ये कहूं कि सदर बाइडेन का जो इसराइल का दौरा है वो अमन की कोशिश के से ज्यादा उनकी अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए है, ताकि वो इसराइली और यहूदियों की सपोर्ट हासिल करें अपने आने वाले इलेक्शन मुहिम में कि देखें मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आप जो है यूथ लॉबी मुझे पूरी तरह सपोर्ट करे नए इलेक्शन कैंपेन में। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसराइल चूंकि इस खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा हलीफ और इत्तेहादी है, तो अमेरिका समझता है कि उसके मफादात को वो आगे से बढ़ाता है। लेकिन देखिए, हमास ने ऑलरेडी इस जंग के जरिए से 2 चीजें तो अचीव कर ली हैं। एक तो मसले फिलिस्तीन जो इतने अरसे से दब गया था, खासतौर पे यूक्रेन की जंग के बाद, अब वो दोबारा दुनिया के सामने एक बहुत बड़े मसले के तौर पे उभरा है। दूसरा, जो अरब ममालिक इसराइल के साथ खुशगवार ताल्लुकात बनाना चाह रहे थे, वो मामला भी पब्लिक प्रेशर की वजह से अब फौरी तौर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी उनकी एक अचीवमेंट है। और तीसरी बात यह है कि अगर इसराइल और अरब ममालिक के तमाम जगह पे ताल्लुकात खुशगवार हो जाते, तो ये पूरा खित्ता जो है मशरिक वुस्ता का वो अमेरिकी इन्फ्लुएंस में आ जाता। ठीक है मोहम्मद अली साहब, ये बताइए 2 चीजों को आप मजीद क्लियर कर दीजिए। एक तो ये कि क्या फलस्तीन की हिमायत के लिए कुछ हो सकेगा? अब तक जो चीज़ें हो रही हैं, सऊदी अरब ने भी खैर कहा है, कुछ उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आए हैं, ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट से ज़्यादा बढ़ के कुछ नज़र नहीं आता। क्या आपको इसमें उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा? क्या फ़लस्तीन की हिमायत में भी कुछ निकल पाएगा? और उसके साथ साथ कि क्या ये अब जो तसादुम शुरू हो गया है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा या इसको थोड़ा सा ब्रेक लगेगा?
बहुत अहम सवाल किया, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन इसका जवाब दूं। देखिए, पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बतदरीज पूरी दुनिया जो है उसकी राय आमा जो है वो फ़लस्तीन की हमदर्दी में आपके सामने आ रही है। ख़ास तौर पे जब अस्पताल के में 500 शहादतें हुई, जी। उसके बाद तो दुनिया का ओपिनियन चेंज हो गया और वेस्ट के लिए भी अब जो पब्लिक लेवल पे, पॉपुलर लेवल पे इसराइल की हिमायत को जस्टिफाई करना अवामी सतह पे इतना आसान नहीं रहा है। ये तो नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी बात एक हकीकत है कि इसराइल एक एटमी ताकत है, पूरे मशरिक वस्ता की वाहिद एटमी ताकत है। इसलिए डायरेक्ट जंग का खतरा धमकियों और तशवीश के बावजूद रवायती जंग का खतरा किसी और रियासत से मैं नहीं देखता इसमें। ठीक है। अलबत्ता जो ग्रोह हैं, जो कि डिफरेंट तंजीमें हैं, जिसको आप नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे अल-कुद्स ब्रिगेड हो, चाहे हूती हो, मैं समझता हूं कि वो जो हैं अपनी दबाव में और सरगर्मियों में इसराइल के खिलाफ इजाफा करेंगे, जो कि और उनकी पुष्ट पनाही जो रियासतें कर रही हैं, चाहे वो ईरान हो, शाम हो, लबनान हो, मुमकिन है रूस भी इसको सपोर्ट करे, तो इनडायरेक्ट वॉरफेयर मैं समझता हूं कि आगे चल सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कल नोट किया, तेहरान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान जो है वो अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दीगर जगह ममालिक से शेयर करने की पाबंदियां हैं, उसको 18 अक्टूबर के बाद रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो इसराइल को ये सिग्नल दे रहा है कि वो ज्यादा जदीद असलहा और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हमास या हिजबुल्लाह को दे सकता है, जिसके नतीजे में इसराइल के नुकसानात में इजाफा हो सकता है। तो बॉटम लाइन मैडम नुसरत ये है कि बेसिकली ये जो जंग है ये हमास ने इसलिए शुरू की है कि वो दुनिया और इसराइल को ये बताना चाहते हैं कि ऑक्यूपेशन जो है, हमारी जमीन पे कब्जा और हम पे जुल्म सितम की कीमत आपको भी अदा करनी पड़ेगी। हम रोजाना मरते हैं तो हम आपको मार के क्यों ना मरे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप जो है इस तरह मतलब हम पे कब्जा करके, हम पे जुल्म सितम करके दुनिया को मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार हाँ, सकते। नहीं गुजार आपकी सकते, आवाम बिल्कुल। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी असर पड़ेगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ खतरा जो है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो ये है कि बतदरीज मैं समझता हूँ दुनिया में जो कोशिशें 20 साल से हो रही थी एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को खत्म करने की, कम करने की, हौसला शिकनी की, वो अब मैं समझता हूँ इतने ज्यादा इम्बैलेंस स्टांस ऑफ द वेस्टर्न पावर के बाद मुझे कामयाब होती हुई नजर नहीं आती हैं। और जो दहशतगर्द तंजीमें भी हैं उनको भी पब्लिक सेंटिमेंट को उनकी सपोर्ट लेने में मदद मिलेगी और दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म का जो खात्मा है वो मजीद मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। सही। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और काफ़ी बेहतर तरीके से आपने ये तमाम एंगल्स हमारे नाजरीन के साथ शेयर किए। लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या होता है। वैसे हालात सबके सामने और पूरी दुनिया में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि आज भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि इवन इज़राइल में एक न्यूज़ एंकर ने ख़बर देते देते अंग्रेज़ी में बात करना शुरू की और उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ इज़राइल में, और जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। और जो कुछ उसके जहन में था, उसके दिल में था, उसने कहा, और जो कुछ ज़ाहिर है मुसलमानों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसे हालात में खामोश तमाशाई ना बने रहो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का हामी और नासिर है, अल्लाह ताला ने उस कौम को चुना है, अल्लाह ताला ही उसकी हिफाजत करेगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल शेफ़ डे है, शेफ़्स के हवाले से दिन मनाया जाता है। बहुत सी ख़वातीन, बहुत से लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अपने उस हुनर को आगे लाकर अपने पूरे ख़ानदान को चलाया है, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है और भी मज़े मज़े के खाने रेसिपीज़ लोगों से शेयर किए हैं, हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया है। इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।